Hi guys, welcome back to the channel. This is Kashif Raza and I am a second year MBA student at AIMS Patna. इस वीडियो में we will be talking about biology कि कैसे biology को मैंने कवर करा था लास्ट के कुछ दिनों में and how you should progress in this. सबसे पहले let's start with NCERT. NCERT is the most important book which you will ever read, right? NCERT सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. You should know how you should read NCERT correctly. ठीक है, I have made a video on that कि आपको NCERT पढ़नी कैसे है. देखो जितने बच्चे देंगे अराउंड 21 लाख थे लास्ट ईयर, इस साल मान के चलो 25 लाख होंगे. लेट्स कंसिडर अ रफ नंबर 25 लाख लोग हैं, ठीक है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी. ठीक है, अब इन 25 लाख लोगों के पास NCERT की किताब होगी. अभी NCERT की किताब पढ़ते भी होंगे, बट क्या सबके मार्क्स सेम आते हैं? ऑब्वियसली नहीं आते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुमको NCERT किस तरीके से प्रॉपरली पढ़नी है. तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट थिंग कि NCERT किस तरीके से पढ़ना है. लास्ट के टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हमको नई बुक पढ़ेंगे. आई होप ये कोई नहीं करता होगा कि किसी और बुक से पढ़ता होगा. योर रेफरेंस बुक इज़ ओनली NCERT को उसी से पढ़ना है, उसी से हर चीज़ कवर करनी है. ठीक है, लास्ट के टाइम पे नोट्स को लेकर के ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है. आई अंडरस्टैंड जैसे क्लास 11th के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं जैसे कि तुम्हारा फिजियोलॉजी वाला पार्ट है जहाँ पे यू नीड थोड़ा सा टीचर का गाइडेंस, टीचर के नोट्स, वो जो नोट्स में लिखवा रहे हैं वो पढ़ना समझना, राइट. बट रेस्ट ऑफ द अदर चैप्टर्स जैसे कि लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम के अंदर भी वो वाला पार्ट जहाँ पे जनरेशन की बात होती है. अब तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब तो वो भी हट गया आपके सिलेबस से. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको मेनली कुछ ऐसे कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं जहाँ पर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम NCERT ही पढ़नी होती है. ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट क्लास 12th के अंदर आपका मॉलिकुलर बेसिस जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है, उसके बाद आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया थोड़ा सा, राइट. आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया, ह्यूमन इवोल्यूशन. तो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत NCERT के बाहर जाना पड़े. एंड NCERT के बाहर जाने का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत आप जब भी टीचर आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आप उनके नोट से पढ़ लो, बट मेनली आपको याद इन द एंड NCERT ही करनी है, बिकॉज आएगा एग्जाम में NCERT से ही, राइट. सो मेक श्योर कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर रीडिंग NCERT. नाउ द सेकंड थिंग इज़ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लोग क्या सोचते हैं कि थ्योरेटिकल चीज़ों के अंदर हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट. बट ऐसा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करना है. और जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें हेल्प होगा, उतनी ही तुम्हारी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको तुमने एक बार पढ़ लिया और पढ़ के तुम भूल गए, ठीक है, या हो सकता है तुम एक बार समझ लिए. और एक कॉन्सेप्ट है जो तुमने पढ़ा, ठीक है, उसको तुमने समझा भी और तुमने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. तो दैट कॉन्सेप्ट विल ऑब्वियसली लास्ट लॉन्गर इन योर माइंड, राइट. तो मेक श्योर कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. और क्या होता है ना कि जब हमसे क्वेश्चन गलत होता है और जब हम फिर उसको एनालाइज करते हैं कि अरे यार ये तो गलत हो गया, तो दैट थिंग एक चीज़ होती है तुम्हारे ईगो पर लगती है कि यार मेरे से क्वेश्चन गलत हो कैसे सकता है, राइट. तो दैट थिंग विल गिव यू अ बूस्ट कि हाँ हमको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से समझना है बिकॉज ये मेरे से गलत हो जा रहा है. लेकिन अगर तुम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुमने जो पढ़ा वो तुम्हें याद भी है या तुम भूल गए. हो सकता है ना तुम पढ़ लो, पढ़ते टाइम, रीडिंग मारते टाइम तुम्हें लगे कि हाँ हो गया, बट व्हेन यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चन तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, राइट. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट. एंड प्रैक्टिस के लिए व्हाट आई विल सजेस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनी ऑफ द मॉड्यूल, कोचिंग मॉड्यूल्स जो भी तुम प्रैक्टिस करते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ बुक डॉक्टर अली करके है, ठीक है. इफ़ यू कैन प्रैक्टिस उससे कर लो. अगर तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है एंड यू फील कि मतलब यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, then you can go with both of them or you can choose either of them. ठीक है, उन सब के अलावा you can also practice मेमो नीट के ऊपर जाकर के क्वेश्चन. सो प्रैक्टिस के लिए ये 3 चीज़ हो गई. एंड मेक श्योर कि इन तीनों चीज़ के अंदर PYQ कवर हो जाता है. देखो किसी ने कुछ भी नहीं किया होता है ना तो वो बायो के PYQ ज़रूर कर चुका होता है. आई एम अज्यूमिंग कि तुमने बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे. इफ़ नॉट देन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, उसके बाद ही मॉड्यूल पर जाना, उसके बाद फिर जो भी तुम ऐप एंड जो भी तुम जहाँ से भी प्रैक्टिस करते हो वो, ठीक है. तो सो गाइज बिफोर वी मूव इनटू द वीडियो फर्दर लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मेमो नीट ऐप. इस ऐप ने अभी नया फीचर लॉन्च करा है दैट इज़ PYQ मार्क्ड NCERT. अब इन्होंने ये करा है कि जो आपकी NCERT होगी there will be a section where you can read NCERT and the questions which were asked in your previous year questions, मतलब जो पहले कभी पूछा जा चुका है, they are given in the NCERT और वो highlighted form में, right. यानी कि PYQ highlighted NCERT है, right. PYQ is marked into them. So when you will click on those lines you will get to know what kind of questions were asked from that particular line. मतलब मान लो तुम NCERT पढ़ रहे हो तो NCERT के किस लाइन से क्वेश्चंस क्या पूछा गया था तुम्हें ये चीज़ दिखेगी, ठीक है. अब यहाँ पे ये फ़ायदा होगा, यू कैन रीड NCERT. अब जैसे सपोज MTG या फिर जो भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक करते थे, नाउ दे कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस थिंग. इस चीज़ के अंदर तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज़ दिखेगी कि हाँ NCERT के इस लाइन से ये पूछा था, इस लाइन से ये पूछा था.
एंड दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग दैट आई डिड, बट आई डिड मैनुअली, बिकॉज मैंने बताया मेरे टाइम पे नथिंग लाइक दिस एग्जिस्टेड। और ये समझो मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे 10-15 चैप्टर्स के लिए चीज़ें करी थी। यहाँ पे तुम्हें हर एक चैप्टर का वो चीज़ मिलेगा। प्लस एक चीज़ देखो कि जैसे तुम मार्क करोगे तो यू वॉन्ट राइट एंटायर क्वेश्चन, राइट, कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस स्टेटमेंट बेस्ड था, क्या असर्शन रीजन था या क्या था, इस लाइन से पूछा गया था, ये पता था। लेकिन इस ऐप के अंदर जब तुम जा करके देखोगे ना, वहाँ पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है। So this is what they are providing. Apart from that, they have like a very good set of notes. They are very colorful and बहुत illustrations दे रखे हैं, उसके अंदर images डाल रखे हैं. That's something which I liked personally. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो notes वाला सेक्शन। उसमें notes properly अच्छे से उन्होंने दे रखा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि सिर्फ हम lines पढ़ लेते हैं and we feel कि हाँ ठीक है याद हो गया, बट उनके images दे रखे हैं, उनके illustrations दे रखे हैं। So when you will make purchase, use my code KASHIF300 and you will get instantly ₹300 off on its purchase. The link is given in the description below. Now let's get back to the video. तो मेक श्योर कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले करो, बिकॉज उसको करने से क्या होगा कि तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि तुम्हारे पूछा क्या जाता है, राइट। जैसे अगर तुम एक्सक्रीशन वाला चैप्टर लो, तो मैंने क्या करा था लास्ट के टाइम पे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ली और बुक से एक एक क्वेश्चन को मार्क करा था। जैसे मान लो एनसीईआरटी उठाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि 70% ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर अब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, ठीक है। अब इसी वाली लाइन को जब मैंने एनसीईआरटी में देखा ना, एक बार पूछा गया, तो एक बार मैंने ऐसे करके एरो मार दिया, ठीक है। फिर जब मैं आगे बढ़ते गया मुझे वो क्वेश्चन दोबारा मिला, तो मैंने दूसरा एरो लगा दिया उसी लाइन के आगे जो एनसीईआरटी में मैं मार्क कर रहा था। ऐसे करते उस एक लाइन के आगे मैंने 6 बार एरो लगाया था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मतलब बाकी अगर आपके 50 क्वेश्चन आए होंगे तो उसमें से 6-7 बार तो यही चीज़ पूछी गई है। तो दिस थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो इट इज़ यू जिसको खुद से पता करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। हो सकता है वो आज के टाइम पे तुम्हें कोई बना के भी दे दे कि क्या पूछा गया, हाईलाइटेड एनसीईआरटी फलाना, बट इन द एंड जब खुद से मेहनत करते हो, खुद से देखते हो, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे लिखी गई थी, वो चीज़ वैसे लिखी गई थी। बट इन द एंड जब खुद से देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा इस लाइन को इस तरीके से पूछा गया था और अब अगर दोबारा आएगा तो भी इस लाइन को ऐसे पूछा जा सकता है। और मे बी पहला लाइन और चौथा लाइन बार बार पूछा गया, तो हो सकता है ना इस बार दूसरा और तीसरा लाइन पूछ लिया जाए। एग्जामिनर उतना सोच समझ के क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हमें पढ़ना है। तो मेक श्योर कि तुम पीवाईक्यू को एक बार ट्रैक करो, अपनी एनसीईआरटी पे मार्क करो और पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद ही आगे दूसरी प्रैक्टिस करना। एंड यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि तुम लाइक दिन रात यू कैन प्रैक्टिस अंटिल एंड अनलेस तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब तक, ठीक है। सो या डेफिनेटली यू शुड चेक दैट आउट। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो हाउ यू विल एनरोल इनटू इट, जब तुम ऐप इंस्टॉल करोगे एंड यू विल मेक परचेज, you can use my code KASHIF300 and you will get instantly ₹300 off on its short notes। देखो शॉर्ट नोट्स बायो के अगर तुमने बनाए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आई कैन सजेस्ट यू अ बुक जो कि मैंने खुद यूज़ करा था, एनसीईआरटी निचोड़ करके, ठीक है। और अभी बहुत एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, एटसेट्रा ये सब नई किताबें आ गई हैं, ठीक है। तो जो भी तुम्हें अभी ऐसा लगता हो कि हाँ जिसे तुम क्विकली रिवाइज कर सको, जैसे कि एक बायो हैक की बुक आती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बुक्स होते हैं यू कैन यूज़ देम फॉर क्विक रिविजन्स, राइट। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी की एक लाइन लिख दी, इसका मतलब है एरो दे करके, फ्लो चार्ट्स बना करके शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, टेबल के फॉर्म में तुमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समराइज कर रखा है। उससे क्या होगा कि तुम पूरे चैप्टर को एक बार में समराइज कर सकते हो, कवर अप कर सकते हो, राइट। तो मेक श्योर कि तुम शॉर्ट नोट्स अगर बना रखे हो तो शॉर्ट नोट्स को उस तरीके से ही फॉलो करो। एंड अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो टेलीग्राम के ऊपर आई एम प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स जो भी हैं तुम्हारे, है ना, यू कैन गो एंड चेक आउट। वहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे चैप्टर्स के नहीं हैं बट स्लोली नीट के एग्जाम तक होपफुली वी विल अपलोड ईच एंड एवरी चैप्टर। नाउ कमिंग टू द 4th पॉइंट, दैट इज़ टेस्ट देना, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट देना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारी बायो स्ट्रॉन्ग है तभी तुम टेस्ट में 400-500 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। जो बच्चे अभी करेंटली बायो में या मान के चलो ओवरऑल मॉक टेस्ट में 300 मार्क्स स्कोर करते हैं, 250, 300, 400 ला रहे हैं, उसका एक साफ क्लियर कट मतलब ये निकल करके आता है कि आपकी बायोलॉजी वीक है। अगर आप 400 नंबर ग्रॉस टोटल लेकर के आ रहे हो और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कितनी भी खराब हो, तुक्का भी मारोगे तो 50-50 नंबर दोनों में लेकर के आओगे, इट मीन्स तुम्हारे बायो में 300 मार्क्स ही आ रहे हैं। एंड ये भी मैंने बहुत वेग तरीके से कैलकुलेट करा है कि 300 तुम्हारे बायो में आ रहे होंगे। एक चीज़ समझो, आधा पेपर जब किसी एक सब्जेक्ट से है तो उस एक सब्जेक्ट को कैसे तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। बायो को लोग अंडररेटेड लेके चलते हैं कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। अरे ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, बट उनको स्ट्रॉन्ग करने से पहले क्या तुम्हारा इतना लेवल हो गया है कि तुम 360 में 360 हर पेपर में ला सकते हो। इफ़ नॉट देन बायो को इग्नोर मत करो, बायो को अच्छे से पढ़ो।
बिकॉज ये स्कोरिंग चैप्टर है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट को जब तुम पढ़ोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुम्हारे 4 मार्क्स आएंगे +4, राइट। ऑन द अदर हैंड बायो का सिर्फ एक लाइन तुम एक बार पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, तुम +4 ऐसे ही स्कोर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। जितना टाइम तुम फिजिक्स के एक चैप्टर को दोगे उतने टाइम पे तुम बायो में लाइक लेजिट 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर पढ़ के निकल सकते हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे एफर्ट्स कम देने हैं, ठीक है, तो फिर क्यों ना इसको दे करके ज़्यादा मार्क्स अगर ला सकते हो, तो स्कोरिंग है ना ये चीज़, तो इसको करो अच्छे से कवर एंड मेक श्योर कि तुम्हारा स्ट्रेंथ हो बायोलॉजी। एक नीट के एस्पिरेंट का बायोलॉजी शुड नेवर बी वीकनेस, ठीक है। फिजिक्स होगी चलेगा, केमिस्ट्री वीकनेस है चलेगा, बट बायो वीक होनी ही नहीं चाहिए। अगर है तो मेहनत करो उस चीज़ के ऊपर, मेक श्योर कि तुम उस चीज़ को लाइन पे लाने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर अच्छी है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड उसको और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है, राइट। कोई अगर ये पूछता है कि मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं लास्ट के टाइम पे, तो उसका सबसे पहला आंसर ही यही होता है कि अपनी बायोलॉजी सुधारो। बायो सुधार लोगे, अगर बायो में 300 मार्क्स ला रहे हो और अगर 100 नंबर दोनों में ले आओगे तो भी तुम 500 ला सकते हो, राइट। तो मेक श्योर बायोलॉजी इज़ योर स्ट्रेंथ, तभी ओनली यू कैन गो 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 एंड फाइनली 650+ इन योर मॉक टेस्ट। द फिफ्थ थिंग इज़ अगेन माइंडसेट। देखो माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। इस चीज़ को लेकर के कभी भी घबराना मत कि बायो अच्छी नहीं है। एक चीज़ तुम समझो, बायोलॉजी वही चीज़ है जिसको पढ़ के तुम डॉक्टर बनोगे, MBBS करोगे, राइट। हमारे MBBS के फर्स्ट ईयर में जो भी 3 सब्जेक्ट थे, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब के सब आर बेस्ड ऑन योर क्लास 12th का जो भी तुम्हारा नॉलेज है, राइट। ऑब्वियसली वन मोर थिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी MBBS में काम आती है। जो कहते हैं कि नहीं फिजिक्स का क्या यूज़ है, केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, आओगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी जो भी पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारा लाइक यू आर गोइंग टू कैरी दिस फॉर योर एंटायर लाइफ। ह्यूमन फिजियो जो तुम पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियो के अंदर कैसे फिल्ट्रेशन होता है, ये चीज़ तुम पूरे MBBS में तुमको इस चीज़ को बस एक्सपैंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बचपन में होता था ना 6th क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा लिखा हुआ है, 7th 8th में गए तो और उसको वो कर दिया, ठीक है। 9th में गए तो और हो गया, 10th में और हो गया, 11th 12th में और हो गया। तो सेम वही चीज़ होती है। तुम 6th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा कि हाँ एक्सक्रीशन होता है तो किडनी से होता है। अब तुम बैठ के किडनी को पूरा वो देख रहे हो, कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है, ठीक है, रीनल पैपिला क्या होता है, ये सब चीज़ें तुम देख रहे होगे, ठीक है। अभी आओगे MBBS के अंदर तो तुम्हें और चीज़ें समझ में आएंगी, कवरिंग क्या होती है, कितने लेयर्स होते हैं, कहाँ से क्या सिक्रीट होता है, क्या नेचर होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स वाई बायोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर बायो ही तुमको नहीं आएगी तो तुम डॉक्टर किस लिए बन रहे हो, राइट। तो बायोलॉजी शुड बी योर स्ट्रेंथ, ठीक है, एनी टाइम, है ना। एंड लास्ट का टाइम है, थोड़ा सा बायो को अच्छे से ध्यान देना है। एंड या लास्ट का टाइम है तो मेक श्योर बायोलॉजी को अभी ही टाइम है, अच्छे से वो करो। नीट का एग्ज़ाम है मई में, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 5 मई को होगा एग्ज़ाम, है ना। अच्छे से एग्ज़ाम होगा, डोंट वरी। जस्ट मेक श्योर कि अपनी बायोलॉजी को वीक मत रहने देना। बायो में किसी भी हालत में गिरते पड़ते 330 के ऊपर लाना ही है एनी हाउ। अगर तुमको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहते हो तो, ठीक है। और अगर अभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ऑल्सो प्लेलिस्ट है हाउ टू डू वीडियोज़, ठीक है, जा करके तुम एक बार देखना उस प्लेलिस्ट को। उसके अंदर एक चीज़ मैंने बता रखा है कि टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है, नीट के लिए तुम NCERT कैसे पढ़ोगे, ठीक है, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ानी है, MCQ कैसे सॉल्व करना है, एक चीज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो वीडियोस जा करके देखो। हो सकता है तुम्हारा थोड़ा टाइम जाएगा, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पर ये जो 1 घंटा होगा दैट विल हेल्प यू फॉर योर एंटायर 4 मंथ्स एंड इवन आगे कॉलेज में भी, राइट। सो या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट करो जो भी तुम्हारे व्यूज़ हों, अच्छा लगा हो, तुम्हें बुरा लगा हो, जो भी चीज़ें हों, ठीक है। या इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम you can also subscribe to the channel. We have crossed 4000 subscribers and hopefully जब 5K subscribers होंगे we will do a Q&A talking about me, my college and everything. So yeah, I wish you all the best. तब तक के लिए I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care and bye.